नमस्कार। आज चर्चा का विषय है विकसित भारत के लिए सामाजिक एकजुटता। सामाजिक एकजुटता के लिए सभी को मिलकर के काम करना होगा। इसमें धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को दूर करके एक न्यायपूर्ण, समतावादी और समावेशी समाज का निर्माण करना होगा। तभी हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के निदेशक डॉक्टर के सिंह। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहा जाता है कि सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव, समावेशी नीति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक एकता क्या है? सामाजिक एकता का जहाँ तक प्रश्न है, वो सामाजिक एकता, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा देश है वो विभिन्न जातियों, धर्मों, विभिन्न समुदायों का एक मिश्रित स्वरूप है, जिसमें हम विभिन्न विचारधाराओं को लेकर जीते हैं। हमारी अपनी जीवन शैली है, हमारी अपनी संस्कृति है, और जो अलग होते हुए भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रतिबिंबित करती है और उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो चूँकि हमारी जीवन शैली, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा विचार, हमारी संस्कृति, इसके जो विविध आयाम हैं वो आयाम अलग अलग हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कार्य और व्यवहार करने के तरीके भी अलग हैं। किंतु ये तरीके अलग होने के बाद भी हम सभी स्वयं को भारत के एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में स्वयं को देखते हैं और राष्ट्र के नागरिक के रूप में इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृष्टिकोण से हम सभी को अपने सामने यह लक्ष्य रखकर ऐसी प्रतिबद्धता के संग ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करना होता है कि हम सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। और यही विचार सामाजिक एकता है, जिसमें किसी भी प्रकार का हमारे बीच में न वो धर्म के आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, चाहे वो लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर आपस में भेदभाव न हो और हम सब एकजुट होकर स्वयं के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रयास करें और अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। यही सामाजिक एकता है। तो उसमें आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक सामान्य नागरिक की क्या भूमिका होना चाहिए कि हम अपने देश को एक समावेशी, समतावादी और एक सद्भाव आपस में पैदा करें? देखिए, जहाँ तक सामाजिक एकता का प्रश्न है, ये तो शुद्ध रूप से एक आम नागरिक का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। कारण ये है कि सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक एकता के लिए सरकार जो विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों का आयोजन और नियोजन करती रहती है, किंतु जब उसके क्रियान्वयन के स्तर की बात आती है तो क्रियान्वयन तो उसके आम नागरिक के द्वारा एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में ही किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए, उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति है वो अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। तो सारा दायित्व सरकार का, तो दायित्व हमको एक दिशा निर्देश देने का है, लेकिन उसके क्रियान्वयन का दायित्व, सामाजिक एकता को बनाए रखने का दायित्व, सामाजिक संगठन के ढांचे को बनाए रखने का दायित्व ये एक आम नागरिक का है। और इस दृष्टिकोण से ये उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब सबको एक तरह से मिलकर के काम करना पड़ेगा, तभी हम सद्भाव और समरसता को कायम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप जब समझते हैं कि जैसे हम बचपन में एक छोटी सी वो एक कहानियाँ हम सभी ने पढ़ी अपनी उम्र में कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन उन 5 लड़कियों का एक बंडल बना लेते हैं तो तोड़ना मुश्किल होता है। यही बात हमारे समाज पे और राष्ट्र पर भी लागू होती है कि हम पूरे समाज के सारे नागरिक, हमारे राष्ट्र के सारे नागरिक अगर एकजुट होकर एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए प्रतिबद्ध होकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में सामाजिक एकता भी बनी रहेगी। और इस सामाजिक एकता का परिणाम ये होगा कि हमारा जो समाज है एक संगठित रूप से अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेगा और इसके माध्यम से हम राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में भी परिभाषित कर पाएंगे। मतलब देश तभी प्रगति कर सकता है। डॉक्टर साहब, विकसित देश का क्या कंसेप्ट है और सामाजिक एकजुटता किस तरह से विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है या आवश्यक है? देखिए, विकसित भारत को
हमको दो परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। एक तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य होता है कि जहाँ प्रति व्यक्ति आय का स्तर इतना हो कि वो व्यक्ति अपने अपने परिवार का एक उच्च जीवन स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। उसकी जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है वो अच्छा होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए। जो नेशनल आय, राष्ट्रीय आय जिसको बोलते हैं, नेशनल इनकम, वो अच्छी होनी चाहिए। जो उसके देश की मुद्रा है, जैसे हमारे देश की मुद्रा रुपया है, तो रुपये की इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू है, ये उसका आर्थिक पक्ष है, ये उसको बताता है कि लेकिन आर्थिक पक्ष में ये भी है कि आर्थिक समानता भी रहे। हाँ जी, ये आर्थिक समानता का ये तो लक्ष्य है, ये तो जिसको कहते हैं पैरामीटर्स हैं। आर्थिक समानता समाज से जुड़ी होती है कि हम, क्योंकि उसके रिपरकशन जो होते हैं वो समाज पर आते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि उस आर्थिक उसमें जो विकसित राष्ट्र की पैरामीटर में है कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का और स्वर्ण का भंडार कितना है। जैसा कि अभी लगभग हमको लगता है कि अभी हम लोग जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा और स्वर्ण का भंडार है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का भंडार और ये तय करता है कि आपके विश्व में आपके जो मुद्रा है उसकी कीमत क्या है, और उसी से आपकी मुद्रा की वैल्यू नापी जाती है। तो ये इसके आर्थिक पक्ष हैं। लेकिन विकसित भारत या विकसित जो राष्ट्र है उसमें उसका एक बहुत प्रबल पक्ष सामाजिक भी है, क्योंकि अगर आप समझिए कि किसी राष्ट्र में या किसी समाज में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस देश के नागरिकों का जीवन स्तर नीचे है, उस देश के नागरिकों का सामाजिक स्तर नीचे है, उनका शैक्षिक स्तर नीचे है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर कम है, वो इक्वालिटी ऑफ लाइफ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, उनके सैनिटेशन का जो स्तर है, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कन्वेंसेस के जो वो हैं मीन्स हैं, संचार के जो साधन हैं, कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, वो अगर नीचे हैं तो आप आर्थिक रूप से सबल तो हो सकते हैं, आर्थिक रूप से समर्थ हो सकते हैं, लेकिन विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो इसलिए विकसित राष्ट्र की श्रेणी की बात करें अगर हम, तो विकसित राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक दोनों पक्ष जो है इसमें समाहित होता है। सामाजिक एकता में विकसित अगर राष्ट्र सामाजिक एकता उस देश की बनी है तो हाँ, नहीं, विकसित राष्ट्र का ये पैरामीटर है। अब हम विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं, ये जानने के लिए अब ये जरूरी है कि जैसे आप एक समझिए बात को कि अगर हमको प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है तो क्या किसी एक व्यक्ति के बहुत धनवान हो जाने से देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जब प्रति व्यक्ति आय का जैसे वैसे आर्थिक आंकड़ा तो होता है कि राष्ट्र की कुल आय के प्रति कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ जाए। अगर देश में 50 उद्यमी हो जाएं जो खरबपति हो, बिलियनियर हो जाएं, और आप जिनसे जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आपको ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन वास्तविक जीवन के धरातल पर आप देखेंगे तो बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं, शेष गरीब हैं, तो वो राष्ट्र विकसित राष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि उस प्रति व्यक्ति आय का असर एक आम आदमी के, एक आम नागरिक के जीवन स्तर को उच्च करने में नहीं आ रहा है और उसके जीवन निर्वाह को भी पूरा नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो उसमें जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आर्थिक स्तर पे तो ये चीज़ें मजबूत हो ही, साथ ही साथ उन जो उसके आम नागरिक हैं उसके जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा होना चाहिए, उसके जो स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उच्च कोटि की मिलनी चाहिए, उनके यातायात की सुविधाएं उच्च कोटि की मिलनी चाहिए। तो ये जो सामाजिक जीवन के जो पैरामीटर्स हैं, मानक हैं, उसमें भी अगर हम उच्च जो राष्ट्रों के जो मान बिंदु हैं, अगर हम उसके लेवल पर जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र है। तो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए हमको आर्थिक और सामाजिक इन दोनों ही इसमें आना चाहिए। तीसरा थोड़ा कम महत्वपूर्ण बिंदु दिखता है, लेकिन वो इससे कम है नहीं, दिखता जरूर है, क्योंकि राजनीतिक समानता भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज में अगर आर्थिक समानता, आर्थिक रूप से विकसित हो गए और सामाजिक रूप से विकसित हो गए, दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ बहुत धनवान हैं वो दोस्त, खासकर वो गल्फ कंट्री में, लेकिन वहाँ राजनीतिक समानता नहीं है। कुछ लोगों को बहुत विशेषाधिकार दिए गए हैं और आम नागरिकों के पास उनके जो अधिकार हैं वो उनकी मर्जी पर हैं, जहाँ आज भी वो फ्यूडल सिस्टम चलता है। तो हम उनको भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं, क्योंकि जब एक व्यक्ति के जीवन का अधिकार, उसके जो जीवन जीने का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको एक उच्च क्वालिटी का जीवन जीने का जो अधिकार है, वो जब कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो,
जब उसको ये अवसर की सुलभता सामान्य तौर पर ना हो, उसमें समानता ना हो, तो वो अभी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं है। तो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमको इन 3 पैरामीटर पे बात करनी पड़ेगी कि उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पे। वैसे डॉक्टर साहब, हमारा देश विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता का देश है, और यहाँ बहुत सारे धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो इस तरह के भेदभाव को कम करके हम तभी सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं या सामाजिक समरसता की बात कर सकते हैं। तो इस तरह के भेदभाव को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ये हम लोग समझते सभी हैं कि समाज में ये विसंगतियां हैं, लेकिन अब इसको कम कैसे किया जाए। तो कम करने का मैं पुनः कह रहा हूँ कि सरकार तो कुछ कार्यक्रम बना सकती है, कुछ नीतियाँ बना सकती है, कुछ कानून बना सकती है कि इस तरह की, जैसा कि बनाया गया है कि एट्रोसिटीज़ एक्ट है कि आप इसका वायलेशन करेंगे तो आपको ये सज़ा होगी। लेकिन हमको एक आम नागरिक के रूप में ये समझना पड़ेगा कि ये हम लोगों का दायित्व है कि हम कैसे सामाजिक समरसता ला सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है सिर्फ एक थंब रूल मैं समझता हूँ, हमको प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी लिंग का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो। यदि हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अधिकार है कि आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानिए, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानिए, लेकिन इससे आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप अपने दूसरे के धर्म को उससे कमतर मानिए। आप उसके मतलब धर्म, एक तरह से कहा जाए कि जो भाईचारे का संबंध है, आपसी मेल जोल है, वो बना रहे, शांति रहे। बिल्कुल। और ये तभी हो पाएगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, चाहे वो धर्म हो, भाषा हो, संस्कृति हो, चाहे हमारे नैतिक मूल्य हों। हो सकता है कि हमारी कुछ चीज़ें उनके मेल ना खाती हों, लेकिन बजाय उनकी आलोचना करने की हमको उनको एज इट इज़ स्वीकार करना होगा। हम सभी को इस बात का प्रयास करना होगा कि, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे बातों से, हमारे विचार से, हमारे कृत्य से जो भी अन्य समुदाय के, अन्य धर्म के, अन्य जातियों के, अन्य भाषा के, अन्य क्षेत्र के लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत न हों। इससे हम सामाजिक समरसता बनाए रख सकते हैं और इसी से सामाजिक एकजुटता आएगी। जब हम ये भाव रखेंगे तो हम सभी के अंदर एक समानता का भाव आएगा, और जब तक समानता के भाव से ही एकजुटता की भावना आती है। हम एकजुट तब होते हैं जब हमको लगता है हम और आप एक हैं। जैसे ही हमको लगेगा कि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, दूसरा अलग है, तो हमारे अंदर एकजुटता की भावना नहीं आएगी। तो जब हम समझेंगे कि नहीं, हम भी समान हैं, आप भी समान हैं, हम सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, हम सभी भारत माँ के संतान हैं, हम उस राष्ट्र के नागरिक हैं और हमारे सारे अधिकार समान हैं, तो हम निश्चित रूप से स्वयं को एकजुट मानेंगे और दूसरे के संग भेदभाव का व्यवहार नहीं करेंगे, जिससे समाज में समरसता भी रहेगी और सामाजिक एकजुटता भी रहेगी, और इसके माध्यम से हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी भी देखा जाता है कहीं कहीं कि क्षेत्र के आधार पर या भाषा के आधार पर काफ़ी विवाद होता है, जो कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए वो बहुत बड़ा बाधक है। तो इसको कैसे कम किया जाए? देखिए, एक मुझे कवि की पंक्तियाँ याद आ गई आपके प्रश्न की, जिसको न निज देश न निज भाषा का अभिमान है, नर नहीं है, निरा पशु है और मृतक समान है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को आप उस पर स्वाभिमान रखिए, उसको सीखिए, उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दूसरे की भाषा को कमतर करके, या आपको इस क्षेत्र में रहना तो ये भाषा आनी ही चाहिए, इस तरह की जो बाध्यता होती है, इससे एक तरह का मनमुटाव, एक जो है दुर्भावना, विद्वेष फैलता है, जो सामाजिक एकता के लिए भी ठीक नहीं है, और हमको, हमारे राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के संकल्पना को रूप में परिवर्तित करने के दृष्टिकोण से भी ये ठीक नहीं है। मतलब अगर भाईचारा, आपसे मेलजोल बढ़ेगा, तभी देश की हमारी जो कहा जाए कि आर्थिक व्यवस्था वो समृद्ध होगी, संस्कृति भी, जो हमारी संस्कृति है वो भी मजबूत होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे है कि सामाजिक एकता को बढ़ाने के लिए किस तरह का उपाय किया जाए, या क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि हमारी सामाजिक एकता जो है मजबूत बनी रहे? देखिए, मेरे पहले तो मैं उपाय के रूप में बताऊंगा कि जो हमको कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश हमारे घरों से होनी चाहिए और फिर हमारे प्राथमिक पाठशालाओं से होनी चाहिए, कि हम उनको जो ज्ञान दें, उनको जो कहानियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से ऐसा ज्ञान न दें जिससे एक दूसरे के प्रति वैमनस्य हो। दूसरे नंबर पर दायित्व आता है, जिस पे सबसे ज़्यादा लेके वैमनस्यता समाज में होती है, धार्मिक आधार पर। तो सभी धर्मावलंबियों और धर्मगुरुओं का दायित्व है और उनका कर्तव्य है कि वो अपने लोगों को समझाएं
कि सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म ईश्वर को प्राप्ति का माध्यम है, सभी धर्मों के सही हमको सिखाते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक के रूप में स्वयं को करें, स्वयं और लोग एक दूसरे का मदद करें, सहयोग करें। उससे लोग जो है एक दूसरे के साथ सामाजिक एकता की बात में रहेंगे। और संदेश ये है कि मैं आपके मंच के माध्यम से भारत के संपूर्ण नागरिकों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम सभी मिलकर भारत राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में जब अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करेंगे, तभी यह राष्ट्र 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।